नेक्स्ट थर्ड चैप्टर जो हमारे सिलेबस का है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, वर्ड पेयर है, पेयर मतलब दो लाइंस आएगी इसमें। इसमें जो वर्ड्स है लीनियर, लीनियर का मीनिंग, लीनियर वो होता है जिसकी ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बने। ठीक है, और इक्वेशन, इक्वेशन जिसके इक्वल टू में कोई कांस्टेंट हो या कोई वेरिएबल हो। उसके बाद आता है टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल से पहले हमने छोटी क्लास में पढ़ा है वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकें, है ना। जैसे ज्यादातर अलजेब्रा में स्मॉल लेटर्स को वेरिएबल लिया जाता है, एक्स वाई एंड सो ऑन, एम पी क्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये सारे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यूज हम चेंज कर सकते हैं। कांस्टेंट जिनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है। ठीक है, तो यहाँ हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, यानी दो लाइंस आएंगी। 9th क्लास में हमने एक लाइन को कंस्ट्रक्ट करना सीखा था। कैसे सीखा था? हमें वहाँ पे जो ये टू वेरिएबल की लाइन स्टार्ट होती थी उसका हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + by + c = 0। जैसे मुझे दे दे 3x + 2y - 5 = 0, तो a जो है वो x का कोफिशिएंट है। यहाँ पे a की जगह 3 है, b की जगह 2 है और c की जगह -5। तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमने 9th क्लास में पढ़ा था। और हमने x और y की अलग अलग वैल्यूज लेके उसको हमने ड्रॉ भी किया था। तो ड्रॉ करने पे वो एक स्ट्रेट लाइन बनती थी, इसलिए इसको लीनियर बोलते हैं। ठीक है, इसमें दो वेरिएबल्स है x और y, इसलिए ये टू वेरिएबल। तो इस साल जो हमें 10th में करना है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन करना है, यानी हमें दो लाइन दी जाएगी। ये दो लाइन जैसे मैंने लिया 2x - 5y + 7 = 0, और मैंने ले लिया x - 2y + 9 = 0। ये दो लाइन है। हमने 9th क्लास में ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था। ठीक है, तो 10th क्लास में भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको कहेंगे a1 क्योंकि यहाँ पे दो लाइन है, इसलिए पहली लाइन के जो कांस्टेंट है उसको a1 b1 c1 लेंगे जो कोफिशिएंट्स हैं, और दूसरी लाइन को लेंगे a2 b2 c2। तो a1x + b1y + c1 = 0। जैसे यहाँ पे a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू -5 है और c1 की वैल्यू 7 है। दूसरी लाइन a2x + b2y + c2 = 0। जैसे दूसरी लाइन को अगर मैं कंपेयर करूं तो a2 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू -2 है और c2 की वैल्यू +9 है। ठीक है, तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो a1 b1 c1 हम पहली लाइन में से निकाल लेंगे और a2 b2 c2 दूसरी लाइन में से निकालेंगे। इसमें हम रिवर्स ऑर्डर भी ले सकते हैं, a1 b1 c1 दूसरी लाइन में से, a2 b2 c2 पहली लाइन में से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दो स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब हमें इन दो स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ना है। पढ़ देंगे क्या क्या। सबसे पहला हिस्सा जो हमने वहां पढ़ा था वो था ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ भी पहला हिस्सा ग्राफ ही पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हमने एक ही लाइन बनाई थी। अब इसमें क्योंकि ये दो लाइंस है तो एक ही ग्राफ के अंदर दो लाइंस बनेंगी, इसलिए ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो दो लाइन बनेगी। अब ये जो दो लाइन बनेगी, बनने के बाद इसके तीन तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि जब मैंने दोनों लाइन को बनाया, इसको और इसको, अभी तो मैंने एग्जांपल लिया है, फिर हम स्केचिंग भी करेंगे। तो जैसे मैंने दोनों को बनाया और दोनों के दोनों एक लाइन पर या एक पॉइंट पर मीट कर गए, इंटरसेक्ट कर गए, तो हम कहेंगे कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस, दीज लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, जब लाइंस इंटरसेक्ट होती है तो उनका आंसर यूनिक होता है। यूनिक का मतलब सिंगल आंसर, यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि ये एक पॉइंट पर मीट कर रही है। बिना लाइन को ड्रॉ किए हम कैसे पता करेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं? एक तरीका तो ये हो गया कि मैंने दोनों की ग्राफ बना ली, और फिर जब ग्राफ बनाएंगे तो हमें पता चल ही जाएगा कि ये एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं। उससे पहले भी हम पता कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि ये इनके दो स्टैंडर्ड फॉर्म है,
तो जब भी मुझे लाइन दी जाएगी पहले हम क्या करेंगे, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। जैसे अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 का रेशियो निकालेंगे, फिर b1 अपॉन b2 का रेशियो निकालेंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो डेफिनेटली यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 1 है, तो a1 अपॉन a2 का रेशियो 2/1 है। लेकिन b1 अपॉन b2 अगर निकालेंगे तो b1 अपॉन b2 मैं यहाँ कर देता हूँ, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और -5 - 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/2 आएगा। तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो जब हम इसकी ग्राफ बनाएंगे दोनों की, तो डेफिनेटली ये एक पॉइंट पर मिलेगी। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन होगी, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, इसी के बाद अगर मैंने ग्राफ बनाई और दोनों के दोनों लाइन पैरेलल आ गई, मैंने दोनों की ग्राफ बनाई और दोनों लाइन पैरेलल आ गई। पैरेलल जब भी आएगी तो दोनों आपस में कभी मिलेगी नहीं, तो दोनों मिलेगी नहीं तो ये कंडीशन हुआ नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी आंसर नहीं आएगा क्योंकि आपस में मिलेगी नहीं, है ना। और ये लाइंस पैरेलल। अब बिना इसकी स्केचिंग किए स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद हम पता कर सकते हैं कि ये नो सॉल्यूशन है या यूनिक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले a1 अपॉन a2 का रेशियो निकालूंगा, फिर b1 अपॉन b2 का निकालूंगा। ये दोनों बराबर आने चाहिए, बराबर आएंगे, पैरेलल आएंगे, लेकिन c1 अपॉन c2 बराबर नहीं आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 3x + 4y - 11 = 0, और लिया 6x + 8y - 12 = 0। अभी a1 अपॉन a2 जो है वो 3/6, a1 अपॉन a2 3/6 यानी हाफ आ रहा है। b1 अपॉन b2 निकालो, b1 इज 4, b2 इज 8, 4/8 ये भी हाफ आ रहा है। तो ये a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है। लेकिन जब c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो c1 अपॉन c2 है -11 अपॉन -12, ये इसके बराबर नहीं। तो ये कंडीशन है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के तो बराबर है, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। तब हमेशा पैरेलल लाइंस आएंगी, और पैरेलल लाइन आएगी तो हम कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, नो सॉल्यूशन। तीसरा केस ये भी हो सकता है कि मैंने लाइन बनाई, दोनों लाइन की स्केचिंग करी, और दोनों लाइन की स्केचिंग करने के बाद पहले मैंने एक लाइन बनाई और एक के ऊपर ही दूसरी आ गई, यानी ये दोनों लाइन आपस में कोइंसाइड करेंगी, एक के ऊपर दूसरी आ गई। जब एक के ऊपर दूसरी आ गई तो हम इस तरीके की लाइंस को बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। और क्योंकि ये इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, अब तो ये हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद अगर मैंने निकाला a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों बराबर है, तो ये कंडीशन है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का। जैसे मैंने एग्जांपल लिया x - 2y + 3 = 0, और एक लिया मैंने 2x - 4y + 6 = 0। तो a1 अपॉन a2 हाफ आ रहा है, b1 अपॉन b2 भी हाफ आ रहा है, और c1 अपॉन c2 भी हाफ आ रहा है। तो इसमें a1 अपॉन a2, ये रहा a1 1/2, a1 अपॉन a2 इज हाफ, b1 अपॉन b2 इज आल्सो हाफ, एंड c1 अपॉन c2 इज आल्सो हाफ। तो ये तीनों रेशियो बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये लाइंस डेफिनेटली एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी। तो हमने देखा कि अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म a1x b1y + c1 = 0 पहली इक्वेशन, a2x + b2y c2 = 0 दूसरी इक्वेशन हो, तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशियो बराबर नहीं है, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन में ग्राफ जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट एक पॉइंट पर करेगी, और इसको इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोलते हैं।
फिर A1/A2 और B1/B2 का रेशियो बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, तो ये नो सॉल्यूशन आएगा। नो सॉल्यूशन में लाइन जो है वो पैरेलल बनेगी और इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। अगर तीनों के रेशियो बराबर हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब एक लाइन दूसरे पर इंटरसेक्ट करेगी। इसमें दो वर्ड वो और आते हैं, एक आता है कंसिस्टेंट, एक इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या है? कंसिस्टेंट का मीनिंग है कि सॉल्यूशन आना, चाहे वो यूनिक हो चाहे इनफाइनाइट हो। तो ये यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशन दोनों कंडीशन को साथ में या अलग अलग हम कह सकते हैं कि ये दोनों कंसिस्टेंट आंसर्स देंगे। लेकिन इनकंसिस्टेंट का मतलब है सिर्फ नो सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट में एक तो आ गया यूनिक, या यूनिक होगा या इनफाइनाइट मैनी होगा, ठीक है। लेकिन इनकंसिस्टेंट में सिर्फ नो सॉल्यूशन होगा। तो जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो पहले हम इन चीजों, इन रेशियो को निकाल लेंगे ताकि हमें एग्जैक्टली पता चल जाए कि ये दोनों का सॉल्यूशन आएगा भी या नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम यही करना है, पहले हमें चेक करना है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट है। बाय द वे हमने सारा सॉल्व कर लिया और उसका आंसर ही नो सॉल्यूशन आ रहा हो। हालांकि जब ग्राफ बनाने को कहा जाएगा तो ग्राफ तो बनानी है, ठीक है, लेकिन हम ग्राफिकल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। अगर हम पहले पता कर लेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करना, आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं कि हमने सही किया है या गलत किया है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंट वर्ड और इनकंसिस्टेंट वर्ड को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, जब हम ग्राफ बनाना शुरू करते हैं, हम पहला ऐसा ग्राफ लें, तो जब हम पहला ये ग्राफ बनाना शुरू करते हैं तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो ग्राफिकल सॉल्यूशन में एक तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि सिंगल लाइन की ग्राफ कैसे बनाने हैं, तो बिल्कुल वैसे ही हमें सिंगल लाइन की ना लेके 2 लाइंस की ग्राफ बनानी है, ठीक है। लेकिन जब हम ग्राफ बनाते हैं तो उस समय हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। एक तो नंबर 1 उसकी स्केल है ना। तो सिलेक्शन ऑफ स्केल जो है वो हमें इस तरीके से लेना है कि हमारा क्वेश्चन एकदम इजी वे में चले, ठीक है। ऐसे नहीं कि हमने बहुत कॉम्प्लेक्स स्केल ले ली, 1/3, 1/7, ऐसी स्केल्स को अवॉइड ही करना है, ठीक है। कोशिश करनी है कि 10s, 100s, 20s, है ना, तो इस तरीके में स्केल चले। तो कोशिश करनी है कि ऐसी स्केल जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा हो, ऐसे को अवॉइड करना है, ठीक है। दूसरा, जब हम इसको x को y के टर्म्स में चेंज करेंगे तो कोशिश करेंगे, वही बात कोशिश करेंगे कि नीचे जो पार्ट है वो टर्मिनेटिंग आए, नॉन टर्मिनेटिंग ना आए। जैसे मुझे क्वेश्चन दे दें 3x + 2y - 5 = 0। अब एक तरीका तो ये हुआ कि मैंने y को चेंज कर दिया x में, y को x के टर्म्स में लिखा तो 5 - 3x और y की वैल्यू आई 5 - 3x/2। एक मैंने x को y के टर्म्स में लिखता तो आता 3x = 5 - 2y, x = 5 - 2y/3। हालांकि ये दोनों ही सही है, लेकिन कोशिश करनी है कि इसको हमें अवॉइड करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें बार बार सोचना पड़ेगा कि y की जगह ऐसा क्या रखूं कि 3 से कट जाए, और अगर 3 से नहीं कट पाएगा तो फिर हमें स्केल जो है वो 3 के टर्म्स में लेनी पड़ेगी। तो इस चीज को हमेशा अवॉइड ही करना है, हमें इसको ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। इसका कारण ये कि नीचे 2 है, तो 2 होगा तो टर्मिनेटिंग आएगा। सपोज 3.5 भी आ गया तो 3.5 आसानी से बना सकते हैं अगर हमने सिंगल वाली स्केल ली है तो, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि ऐसी कंडीशंस ज्यादा आए और ऐसी ना आए। और स्केल जो का सिलेक्शन जो है मैंने बता ही दिया कि हमें अपने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए लेना है, ऐसे नहीं कि बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया उसको और कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद आसानी से बने ही ना, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है ग्राफ बनाते वक्त। ग्राफ का कॉन्सेप्ट करने के बाद हम ले लें एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में जो है वो 3 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इसको हमें अलजेब्रिक फॉर्म में भी दिखाना है और ग्राफिकल फॉर्म में भी दिखाना है, ठीक है। तो पहली वर्ड प्रॉब्लम है वो एज से रिलेटेड है, और जब भी एज का क्वेश्चन हम करते हैं तो प्रेजेंट एज को ही सपोज करते हैं। तो इसमें एज आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times old as you were then।
ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। तो ये जो है हमें दो कंडीशन दे रखे हैं, इसको लेते हुए हमें एल्जेब्रिक दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनानी। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x years and present age of his daughter be y। ठीक है, अभी कंडीशन क्या है, 7 years ago। तो 7 years ago एज ऑफ आफ्ताब वॉज, आफ्ताब की एज अभी x है तो 7 साल पहले माइनस करेंगे तो x माइनस 7 एंड एज ऑफ हिज डॉटर, क्योंकि अभी y है तो 7 साल पहले हो जाएगी y माइनस 7। और कंडीशन है कि आफ्ताब की एज उस समय जो 7 साल पहले डॉटर की एज की 7 टाइम्स थी, तो डॉटर की एज है y माइनस 7, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तब आफ्ताब की एज आएगी। ये हमारी होगी पहली इक्वेशन। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, 7y माइनस 49 एंड x माइनस 7y इज माइनस 40। ठीक है, दूसरा कंडीशन फ्यूचर का है, आफ्टर 3 years एज ऑफ आफ्ताब विल बी, अभी x है तो 3 साल बाद हो जाएगी x प्लस 3 और डॉटर की एज हो जाएगी y प्लस 3। कंडीशन है कि डॉटर की एज का 3 टाइम्स होगा तब आफ्ताब की एज आएगी। तो यहाँ पे डॉटर की एज y प्लस 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आफ्ताब की एज है। और सिंप्लीफाई करें तो x प्लस 3y प्लस 9 और x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये दूसरी इक्वेशन होगी। अब हमें इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने से पहले इसकी टेबल बनानी है। ये हमारी दो इक्वेशन है, पहली है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी टेबल बनाते हैं, 3 वैल्यूज लेते हैं और जब ग्राफ बनाएंगे तो एक परफेक्ट स्केल लेके उसकी ग्राफ बनाएंगे। ठीक, वैल्यू ले लेते हैं 0, तो y की वैल्यू आई 6, x की वैल्यू ले लेते हैं 21, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9, y की वैल्यू ले लेते हैं 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 42। ठीक है, तो ये हमारी टेबल बनी। ये हमने जानबूझ के ऐसी वैल्यू ली है ताकि हम इसकी स्केल जो है वो एक, जैसे ये 6 का मल्टीपल आ रहा है, ये हालांकि 3 का मल्टीपल है लेकिन 3 जो है वो 6 का आधा होता है, तो आसानी से इसको बना सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन है हमारी x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो यहां से x की वैल्यू आई 3y प्लस 6, 3 वैल्यूज ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम y की वैल्यू ले लेते हैं 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। मैंने जानबूझ के पॉजिटिव वैल्यूज ही ली है। ठीक है, हालांकि नेगेटिव भी ले सकते हैं, है ना, लेकिन ग्राफ छोटे से पार्ट में बन जाएगी, अच्छी स्केल बन जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ नेगेटिव अवॉइड कर रहा था। तो यहाँ पे y की वैल्यू हम ले लेते हैं 12, तो ये हो जाएगी 42। फिर y की वैल्यू ले लेते हैं 3, यहाँ 3 लेंगे तो ये हो जाएगी x की वैल्यू 15। ठीक है, अब इन दोनों को हम ग्राफ पे बनाएंगे। उससे पहले देखो, अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में देखूं तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू आ रही है 1/1 और b1 अपॉन b2, b1 और b2 क्या होता है, y के कोफिशिएंट है, यहाँ -7 है और यहाँ पे -3 है। तो ये a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं होते तो यूनिक सॉल्यूशन आता है, यानी जो ग्राफ बनेगी वो इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो हम इसको ग्राफ पेपर पे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम स्केल ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 यूनिट।
ठीक है, क्योंकि हमने ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं ये 6 के मल्टीपल में चेंज हो सकते हैं, है ना, 6 के आधे 3 में भी चेंज हो सकते हैं। तो हमने इजी लेने के लिए स्केल ले ली 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 यूनिट। पहली जो लाइन थी वो थी हमारी x माइनस 7y प्लस 42। x की वैल्यूज हमने ये 3 बोर्ड पे ले ली थी, अब इसको हम प्लॉट करते हैं। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6 ये रही, x की वैल्यू 21, y की वैल्यू 9, तो 21 ये रहा और y का 9 ये रहा, तो दोनों मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया x की वैल्यू 21, y की वैल्यू 9। थर्ड वैल्यू है x की वैल्यू 42, y की वैल्यू 12, तो x की वैल्यू 42 ये रहा और y की वैल्यू 12 ये रहा, ये यहाँ मिलेगा, ठीक है। ये हमारी पहली लाइन बन गई। इसको स्केल से जोड़ देते हैं, फर्स्ट और लास्ट को ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारी पहली लाइन तैयार हो गई। दूसरी लाइन बनाने के लिए हमने रीडिंग ले रखी है, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, तो ये आ जाएगी यहाँ, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 15 ये रही, y की वैल्यू 3 ये रही, तो ये हो गई हमारी 15,3। x की वैल्यू 42, y की वैल्यू 12, x की वैल्यू 42, y की वैल्यू 12, यही आ जाएगी इसके ऊपर ही। इसको जोड़ देते हैं स्केल से, तो इसको स्केल से जोड़ेंगे, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सेकेंड लाइन बनी और दोनों इस पॉइंट पे मीट कर रही है, तो ये इसका आंसर है। इसको रीड करेंगे तो x की वैल्यू 42 और y की वैल्यू 12, तो ये कोऑर्डिनेट हो गए 42, 12। इसका मतलब हमारा आंसर हो गया x की वैल्यू 42, y की वैल्यू 12, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ग्राफ हुई। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम जो है वो है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बायज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900। लेटर शी बायज अनदर बैट and 3 more balls of same kind for ₹1,300। तो इसको हमें एक तो एल्जेब्रिक फॉर्म में दिखाना है, फिर इसकी ग्राफ भी बनानी है, ठीक है। तो फिर से ये 2 वेरिएबल है, तो हम मान लेते हैं कि एक बैट का कॉस्ट ₹X है और एक बॉल का कॉस्ट ₹Y है, ठीक है। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी ₹X and cost of 1 ball be ₹Y। Now first case 3 bats 6 balls, एक बैट x रुपए का आ रहा है, तो 3 बैट आएंगे 3x के, एक बॉल y रुपए की आ रही है तो 6 बॉल आएगी 6y, और एंड दोनों का कंबाइंड कॉस्ट है 3,900। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फर्स्ट इक्वेशन बनी 3x प्लस 6y इज 3,900। ओके, अभी इसमें से चाहे तो हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं, x प्लस 2y इज 3,900, तो यहां से ये x मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन मिली हमें x प्लस 2y is equal to 1300। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, पहली कंडीशन, ठीक है। इसके बाद दूसरा केस क्या है, शी बायज अनदर बैट, बैट मींस 1 बैट, 1 बैट 3 बॉल्स, कॉस्ट इज 1,300। तो 1 बैट, सेकंड केस में क्या आया, 1 बैट x रुपीस, 3 बॉल 3y एंड ये भी 1,300 है। तो ये 2 इक्वेशन हमें मिली, ये हो गया अलजेब्रिक फॉर्म। अब हम चेक करते हैं कि इसका आंसर आएगा क्या। तो देखो a1/a2 जब हम निकालेंगे तो ये 1/1 1 आ रहा है, और b1/b2 2/3
ये a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगी। ठीक है, अब इसकी ग्राफ बनाने के लिए फिर से इसकी थ्री वैल्यूज की टेबल बनाते हैं। तो पहले x + 2y is 1 3 0 0, so x is 1300 minus 2y। अब हम इसकी थ्री वैल्यूज बना लेते हैं। यहाँ वैल्यूज जो है क्योंकि हंड्रेड्स में है और हम आगे जाके स्केल भी 100 की लेंगे, तो यहाँ वैल्यूज 1 2 3 नहीं लेनी, हंड्रेड्स में लेंगे ताकि हम स्केल 100 आसानी से ले पाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्केल 100 लेंगे तो y की वैल्यू भी हम 100 में ले लेते हैं। जैसे हमने y की वैल्यू ले ली फॉर एग्जांपल 500, तो जैसे ही y की जगह 500 रखेंगे तो ये 2 × 500 1000, 1300 में से 1000 गया तो 300, ये हमारी पहली वैल्यू आ गई। ठीक है, चाहे तो y को 0 रख सकते हैं, तो ये हुआ 1 3 0 1300। इसके बाद हम y के लिए ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 400, 500 लेंगे ना, 600 ले लेते हैं, 600 तो 600 होगा 1200, 1300 में से 1200 गया तो सिर्फ 100 बचा। अब ये हम आसानी से आगे जाके 100 की स्केल ले सकते हैं, 200 की भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हंड्रेड्स में स्केल आसानी से ली जा सकती है। अगर 1 2 3 लेंगे तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं। तो ये पहली इक्वेशन की टेबल बनी है। दूसरी इक्वेशन की टेबल, दूसरी इक्वेशन है x + 3y is 1300। तो उसको x को लिखा हमने 1300 - 3y। इसकी भी थ्री वैल्यूज ले लेते हैं। x y, ये भी हंड्रेड्स के फॉर्म में ले लेते हैं। यहाँ पे x की जगह फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया, y की जगह ले लिया 400 है ना, y की जगह 400 लेंगे तो 1200, 1300 में से 1200 गए तो 100, y की जगह ले लेते हैं हम 500, जैसे यहाँ 500 रखेंगे तो 1500 आएगा, तो ये आएगा -200। ठीक है, y की जगह 0 ले लें तो आंसर आया 1300। ठीक है, वैसे भी देखो आंसर इसका कॉमन यही आ रहा है, 1300 0 और ये पॉइंट कॉमन आ रहा है, तो ये इसका आंसर हुआ। लेकिन अभी हम ग्राफ बना के फिर इसको डिसाइड करेंगे। हालांकि देखो a1/a2 b1/b2 दोनों बराबर नहीं थे, तो ये यूनिक सॉल्यूशन तो आएगा ही। अब इसकी ग्राफ बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमने x + 3y = 1300 की ये तीन वैल्यूज ले ली थी बोर्ड पे। इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ग्राफ में जो हमने स्केल लिए वो लिए 1 सेंटीमीटर = 200 यूनिट। ठीक है, ताकि इतने से छोटे से में हमारी ग्राफ बन जाए। तो सबसे पहले x की वैल्यू 300, y की वैल्यू 500। तो ये 200 है, ये 400 है, तो ये बीच में ये 300 हुआ। तो ये x की वैल्यू 300 और ये y की वैल्यू 500 दोनों मिलेगी यहाँ। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद x की वैल्यू 1300, y की वैल्यू 0। तो y 0 है तो x एक्सिस पर आएगा, तो ये x की वैल्यू 1300, y की वैल्यू 0। इसके बाद x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 600। तो ये x की वैल्यू 100 ये रही और y की वैल्यू 600 ये रही। ये हमारे 3 पॉइंट्स आ गए। इनको स्केल से जोड़ देते हैं, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देते हैं, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देते हैं। ये हमारी पहली लाइन हो गई। ठीक है, दूसरी लाइन की हमने रीडिंग्स ले ली है, वो है x + 3y = 1300 लाइन थी। इसकी पहली रीडिंग थी x की वैल्यू 100 है तो y की वैल्यू 400। तो x की वैल्यू 100 ये रही, y की वैल्यू 400 ये रही। ठीक है, इसके बाद x की वैल्यू -200, y की वैल्यू 500। तो x की वैल्यू -200 ये रही और y की वैल्यू 500 यहाँ आएगी। ठीक है, इसके बाद x की वैल्यू 1300, y की वैल्यू 0, तो ये इसके ऊपर ही आएगी। अब इसको हम स्केल से जोड़ देते हैं।
फर्स्ट और लास्ट को कनेक्ट करते हैं, बीच वाला अपने आप कनेक्ट होगा, वेरीफाई भी हो जाएगा कि हमारी इक्वेशन सही बनी है। तो ये हमारी सेकंड जो क्वेश्चन था ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब ये दोनों के दोनों यहाँ मीट कर रही है, तो ये पॉइंट है हमारा 1300,0। इसका मतलब x का आंसर जो है वो है 1300 और y का आंसर है 0। ठीक है, ये हमारे x और y के आंसर्स हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 2 kg एप्पल्स का जो कॉस्ट है प्लस 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट ₹160 है, और एक महीने बाद 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स का कॉस्ट 300 हो जाता है। तो हमें इसको 2 वेरिएबल से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिखाना है, अलजेब्रिक इक्वेशन दिखानी है। तो अलजेब्रिक इक्वेशन दिखाने के लिए हम मान लेते हैं कि 1 kg एप्पल का जो कॉस्ट है वो x रुपीस है और 1 kg ग्रेप्स का जो कॉस्ट है वो y रुपीस है। लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी ₹x and cost of 1 kg grapes be ₹y. Now according to first condition 2 kg apples, 1 kg x रुपए का, तो 2 kg 2x के प्लस 1 kg grapes हम y मानेंगे और ये कंबाइन कॉस्ट है 160। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में 4 kg एप्पल्स 4x, 2 kg ग्रेप्स 2y और टोटल कॉस्ट है 300 रुपीज। ये हमारी अलजेब्रिक इक्वेशंस बनी x और y में। अब हम इसका सॉल्यूशन आएगा या नहीं, या ये किस फॉर्म में है, तो हम a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 आ रहा है 2/4 जो कि हो रहा है हाफ, b1/b2 निकालेंगे तो ये भी हाफ है, तो a1/a2 b1/b2 के बराबर है। तो c1/c2 निकालते हैं तो c1/c2 आया 160/300। ठीक है, तो ये हो रहा है 8/15। तो a1/a2 b1/b2 के तो बराबर है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन आया नो सॉल्यूशन, यानी इसका आंसर नहीं आएगा। देखिए ग्राफ तो फिर भी बना दिया, आंसर नहीं आएगा तो इसका मतलब है इसकी जो लाइंस बनेगी वो पैरेलल लाइंस बनेगी। ठीक है, पैरेलल लाइंस बनेगी। तो ग्राफ बनाने के लिए इन दोनों की 3 वैल्यूज तो हम लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे पैरेलल लाइन बनती है, बननी चाहिए, क्योंकि कंडीशन बता रहा है पैरेलल लाइन ही बननी चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन की हम 3 वैल्यूज निकालते हैं। 2x plus y is 160, so y is 160 minus 2x। यहाँ हमारा y निकालना इजी था, इसलिए हमने इसमें y निकाला। प्रीवियस क्वेश्चन में x को y के टर्म में चेंज किया था, यहाँ y को x के टर्म में चेंज किया और इसकी 3 वैल्यूज निकालते हैं। अच्छा, यहाँ जो हम 3 वैल्यूज लेंगे वो हम टेंस के फॉर्म में ले लेते हैं। ठीक है, यूनिट के फॉर्म में लेंगे तो स्केल बनाना, यहाँ उसको वापस स्केल लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हम यहाँ टेंस के फॉर्म में लेते हैं। तो यहाँ पे हम x की जगह ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 80, x की जगह 80 लेंगे तो y आएगा 0, y की जगह x की जगह 0 ले लेते हैं तो y आएगा 160, और x की जगह हम ले लेते हैं 40 तो y आएगा 80। अब आसानी से 20 की स्केल ली जा सकती है इसमें। ठीक है, तो ये एक टेबल बनी। दूसरी टेबल दूसरी इक्वेशन है हमारी 4x plus 2y is 300। इसको थोड़ा सा 2 कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 2x plus y is 300, तो 2x plus y हुआ 150, तो y की वैल्यू आई 150 minus 2x। ठीक है, अब इसकी टेबल बनाते हैं और 3 वैल्यूज
इसकी वैल्यूज हम टेंस के फॉर्म में लेंगे तो आसानी से ये रिलायबल स्केल में चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले हम x की जगह ले लेते हैं 80, x की जगह 80 ले लेते हैं तो ये 80 हुआ 160, 150 में से 160 गया तो माइनस का 10। फिर x की जगह हम ले लेते हैं 60 तो ये हो गया 30, x की जगह ले लेते हैं 0 तो y होगा 150। वैसे कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। वैसे अगर हम 20 की स्केल लेंगे तो उसमें 10, 30, 50 आसानी से दिखा सकते हैं, बीच में एक जो लाइट लाइन होती है ग्राफ में, ठीक है। तो ये दो हमारी टेबल्स जो बनी, अब इनकी हमें बनानी है ग्राफ, जो हम सीधा ग्राफ पे बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड की हमने रीडिंग बोर्ड पे बना ली थी, अब इसको ग्राफ पे बनाते हैं। पहली इक्वेशन थी 2x + y = 160। ये मैंने x की 3 वैल्यूज ली थी, y की 3 वैल्यूज आई थी। यहाँ हम जो स्केल ले रहे हैं वो 1 सेंटीमीटर को 20 यूनिट ले रहे हैं, ठीक है। आसानी से इनको 20s में दिखाया जा सकता है, और कहीं 10 भी है तो ये बीच वाला पार्ट हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है 80, 0, x की वैल्यू 80, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 80, y की वैल्यू 0 यहाँ आएगी। नेक्स्ट है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 160, वो आ जाएगी यहाँ। नेक्स्ट है x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 80, x की वैल्यू 40 है रही, y की वैल्यू 80 रही, दोनों मिलेगी यहाँ। इसको स्केल से जोड़ देते हैं, फर्स्ट और लास्ट को मिला देते हैं, ये हमारी ग्राफ बनी पहली लाइन की। दूसरी लाइन की रीडिंग हमने ली थी x की वैल्यू 80, y की वैल्यू -10, x की वैल्यू 80, y की वैल्यू -10, तो y की वैल्यू -10 ये रही, x की वैल्यू 80 ये रही, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 30, तो x की वैल्यू 60 ये रही और y की वैल्यू 30 यहाँ आएगी, ओके। उसके बाद x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 150, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 150 आएगी यहाँ, ठीक है। अब इसको हम जोड़ देते हैं, फर्स्ट और लास्ट को कनेक्ट करते हैं, ये एग्जैक्ट पैरेलल लाइन आ रही है। हम पहले ही चेक कर चुके थे, इसमें a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये बोर्ड पे किया था हमने। ये देखो ये पैरेलल लाइन आ रही है, ठीक है, यानी इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो ये आएगा नो सॉल्यूशन।